स्वागत है आपका खबर मिडडे में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान देश के विकास को लेकर पीएम मोदी ने कई विषयों पर अपनी बात देशवासियों से कही। इस दौरान पीएम मोदी आशीर्वाद दिया, हर सपना पूरा करूंगा, अगली बार 15 अगस्त को फिर से आपके सामने वापस आऊंगा। मैं आपके लिए जीता हूं, मैं अगर पसीना बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि परिवार ही मेरा, आप ही मेरा परिवार है। मैं आपका दुख नहीं। चीर से देश को संबोधित करते हुए परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण देश की बीमारी है जिनको खत्म करना बेहद जरूरी है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि समय की मांग 3 बुराइयों से लड़ने की है: भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण। हमारे साथ विकास जी भी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपसे एक सवाल। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल लाल किले के प्राचीर से झूठ परोसने का काम करते हैं, क्या कहेंगे? ये कौन पार्टी कह रही है? वो पार्टी ये कह रही है कि जिस पार्टी की चाल चरित्र चेहरे को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भी जनता ने देखा और इनके पार्टी के नेताओं ने वोटर्स को राक्षस करार दे दिया, आम मतदाता को राक्षस बता दिया। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा तो वो राक्षस हो जाएगा क्या? जनता को श्राप देते हैं। 2024 के चुनाव में जनता इनसे पूछेगी, इन कांग्रेस पार्टी से, कि आप ये बताइए कब तक हम अगर मोदी जी को वोट करेंगे तो हम राक्षस हो जाएंगे क्या? अरे भाई, राक्षस किनके लिए हो जाएंगे ये जनता आपको समझनी पड़ेगी ये बात। और दूसरी बड़ी चीज मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मोदी जी ने जो कहा है लाल किले की प्राचीर से, तो मुझे लगता है जनता उनके साथ है। आप ये विषय समझिए कि जब हमने ओडीएफ घोषित किया लाल किले की प्राचीर से, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संकल्प लिया कि खुले में शौच मुक्त करेंगे हम इस पूरे देश को, तो पूरी जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई। जब हमने ये संकल्प लिया कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी माँ की आंखों में धुआं नहीं जाने देंगे, हम किसी भी प्रकार से किसी माँ की, बहन की आंख धुएं की वजह से नहीं खराब होने दें, और हमने संकल्प लिया हर घर को सिलेंडर देने का, क्या वो झूठ था? क्या वो झूठ था? अब सबसे बड़ा सवाल आज निकल करके ये खड़ा है कि वो झूठ कहने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिसने इस देश को गरीबी में हमेशा बनाए रखा। दादी कहती थी गरीबी हटाओ, नाना कहते थे गरीबी हटाओ, पिताजी कहते थे गरीबी हटाओ, माँ ने कहा गरीबी हटाओ, बेटा कह रहा गरीबी हटाओ। तो जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी हटाओ केवल एक नाटक और नौटंकी हुआ करता था, एक नारा हुआ करता था, वो लोग आज मोदी जी पर सूरज के ऊपर धूल फेंकने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो धूल वापस उनके चेहरे पे आने वाली है। 2024 का चुनाव, मैं आपसे फिर कहूंगा, ये चुनाव है तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण। यही कारण है कि हमारे संतुष्टीकरण पे जनता का विश्वास और गहरा हुआ है। ये कांग्रेस को, असल में कांग्रेस दिक्कत क्या है? आज तक कांग्रेस आजादी के बाद से कभी इतने लंबे समय के लिए सत्ता से बेदखल नहीं हुई, सत्ता से बाहर नहीं हुई। मुझे लगता है इस चीज का कांग्रेस के मानसिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस के नेता कभी भी गाए बगाए भूल जलूल बयानबाजी करते हैं, कभी माननीय मोदी जी के ऊपर, उस सूरज के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं जिसे जनता ने रोशन किया है, जो जनता के विश्वास से उदय हुआ है। उस पर आप उंगली उठाने का, उस पर आप इस तरीके के प्रोपोगंडा करने का काम करते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, जब संसद सत्र आता है तो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आ जाते हैं, चाहे वो राफेल नाम की झूठ की गठरी हो, चाहे वो अडानी नाम के झूठ की गठरी हो, और चाहे वो अभी आपने देखा हो कि इतना संवेदनशील विषय था मणिपुर का, उसके ऊपर भी एक गठरी खोज करके ले आए, उसमें भी झूठ की गांठें उन्होंने बांध ली। लेकिन जनता ने इन सारी गांठों को खोल दिया है। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी और जनता माननीय मोदी जी के साथ है। 2024 की लड़ाई हम बहुत आगे हैं इन सबसे। ये सब अपने में लड़ने वाले दल हैं, ये सब अपने में घिरे हुए दल हैं। अभी आगे आगे देखिए कितना लंबा इनके गठबंधन का सफर चलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बात करते हैं, नहीं करना चाहिए था, ये ना मुद्दा था ना मामला था, लेकिन अगर वो कर रहे थे तो बचकाने हरकत की बात न करिए। अगर जो जिस तरह का बचकानी हरकत राहुल गांधी ने की है, इसके पहले उन्होंने 18 में भी आंख मारने का काम किया था और प्रधानमंत्री को जाके वो गले लगाने का काम किया, और उसके बाद वो फ्लाइंग किस करते हैं।
और आपकी पार्टी के नेता महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय पत्नी कहा था द्रौपदी मुर्मू जी को, क्या बात आप करेंगे? उस समय आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। तो ये सब आपको भूलना नहीं चाहिए। पत्रकार अगर आपके ऊपर टिप्पणी करता है तो आपको मिर्चा लगने लगती है। पत्रकार अगर निष्पक्षता के साथ आपकी बात करने लगता है कि राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी का नेता अगर वहां पर संसद में महिलाओं के ऊपर महिलाओं को फ्लाइंग किस करे, 22 सांसदों ने महिला सांसदों ने लिख के दिया उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, क्या बात आप करते हैं? पंकज जी, विकास जी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं जो लोग, वो दूसरी तरफ विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। आज लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती है, संसद में विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अगर कहीं कोई विषय ऐसा निकल करके आता है तो कांग्रेस के लोगों को अपने गिरेबान में झांकने चाहिए जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या में पीएचडी कर रखी हो। आप समझिए, अगर हाई स्कूल स्नातक पर स्नातक तो अलग बात है, इनके नाम तो लोकतंत्र की हत्या में पीएचडी है कांग्रेस के यहाँ। तो कांग्रेस के लोग जब इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर हंसी आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे छोटे विषयों को उठा करके वो अपनी जगहसाई करते हैं, जनता सब जानती है। मेरा करके वो अपनी जगहसाई करते हैं, जनता सब जानती है। मेरा आग्रह है कांग्रेस के नेताओं, प्रवक्ताओं, सारे लोगों से कि जनता को मूर्ख समझने की गलती ना करें। दूसरी चीज, मैं एक बात में स्पष्ट रूप से आपसे कहूंगा कि मैं फिर कहूंगा कि जनता ये बात जानती है और समझती है कि अगर कांग्रेस कैसे भी धोखे से भी सत्ता में अब दोबारा आ गई, भारतीय जनता पार्टी आई तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। अगर कांग्रेस की सरकार धोखे से भी दोबारा आ गई तो ये घोटालों का अमृत महोत्सव मनाएंगे, घोटालों का अमृत महोत्सव। ठीक है। जनता देश की जानती है, यही कारण है कि जनता ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। आप समझिए कि इस लोकसभा के अंदर जिनकी 400 से ज्यादा सीटें हुआ करती थी, देश के 70% से ज्यादा राज्यों में जिनकी सरकारें हुआ करती थी, और उनसे निकले हुए दल आज उन प्रदेशों में सरकारें बना रहे हैं और उनसे समर्थन की भीख मांग रही है कांग्रेस। ये स्थितियां हैं आज उस कांग्रेस की जो कांग्रेस कभी बहुत बलशाली हुआ करती थी। अपने सत्ता के मत में वो ये भूल गई कि वो जो कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ करनी, कुछ कर्मगत और कुछ पूर्व जन्म के पाप। तो आज जो कांग्रेस के सामने आकर के खड़े हुए हैं वो उनके परिवारवाद के द्वारा पालित और पोषित पापों का नतीजा है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि उनके द्वारा पालित और पोषित परिवारवाद का नतीजा है जो कांग्रेस यहाँ पहुंची है। और दूसरी बात, अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे प्रवक्ता, मैं थोड़ा ही सुन पाया कि बीजेपी में बड़ी लंबी लाइन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी में बहुत लंबी लाइन है, लेकिन उस लंबी लाइन में से भी कोई पीछे से खड़ा आदमी निकल के आता है और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नेतृत्व करता है। ये है भारतीय जनता पार्टी। कोई पीछे से निकल के कार्यकर्ता आता है, जेपी नड्डा की तरह नेतृत्व करता है। कोई पीछे से निकल के कार्यकर्ता आता है तो स्वतंत्र सिंह की तरह नेतृत्व करता है। कोई पीछे से निकल के कार्यकर्ता आता है तो लाल कृष्ण आडवाणी बनता है। कोई पीछे से निकल के कार्यकर्ता आता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी बनता है। ये है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ एक नीचे स्तर का कार्यकर्ता भी ये सपना खुली आंखों से देखता है कि वो एक दिन इस देश की सेवा करने का अवसर उसे भारतीय जनता पार्टी अवश्य देगी। ये है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दम आपने देख लिया है, और उसके बाद भी आप अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लाइन है, अरे भाई हमारा परिवार बड़ा है तो हमारे में सामंजस्य भी बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है। हम सामंजस्य के साथ सरकार भी चलाई है और संगठन भी हमने सामंजस्य से चलाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जनता ने दोबारा विश्वास किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एंकर महोदया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता तीसरी बार मोहर लगाने जा रही है जी। और बड़े बहुमत के साथ मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस अपनी साख भी बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो वंशवाद की राजनीति जरूर करती है। देखिए, बड़ा बुनियादी सवाल किया आपने। ये कई बार विषय उठाते हैं, कई बार ये पंकज सिंह का नाम लेते हैं, जय शाह का नाम लेते हैं, तमाम तरीके के नाम लेते हैं। मैं बुनियादी तौर पर अपने भाई से एक सवाल करूंगा। पंकज सिंह जी ने राजनीति में, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, ये आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कई बार डिबेट में आया ये विषय। पंकज सिंह जी ने अपना राजनीतिक करियर 2001 में
बतौर युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चालू किया था। युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, यानी कि एक सामान्य सदस्य के रूप में उन्होंने 2001 में अपना राजनीतिक करियर चालू किया। आज पंकज जी को कितना टाइम हो गया राजनीति में? लगभग 22 साल। 22 साल के बाद वो आज प्रदेश की टीम में एक पदाधिकारी हैं, सामान्य से एक विधायक हैं, और वो पुत्र किसके हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री रहा, तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, लेकिन ना ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना ही वो प्रदेश अध्यक्ष है। आप बुनियादी तौर पर फर्क देखिए कि 2004 में राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जर्नी स्टार्ट करते हैं और उन्हें सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कौन सी ऐसी काबिलियत थी राहुल गांधी में जो हमारे कांग्रेस के साथी में या कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं में नहीं थी? कौन सी ऐसी काबिलियत थी? केवल एक काबिलियत थी कि उनके पास वो उधार का सरनेम था जिसे लोग गांधी कहते हैं। वो उधार का सरनेम था जो उनकी राजनीतिक विरासत को आगे चलाता है। इसलिए राहुल गांधी जी को ये सत्ता हासिल हुई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके यहाँ परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद होता तो पंकज सिंह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि हमारा परिवारवाद नहीं उसे आप कहेंगे। अपनी काबिलियत से नीचे से हम सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं अपने बड़े से बड़े नेताओं को, नेता के पुत्रों को। अगर सामान्य कार्यकर्ता की भांति वो कार्य करने को तैयार है तो वो पार्टी में आए और सेवा करे। अगर वो चाहता है कि सीधे कुर्सी मिले, वो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। ठीक है। 2-3 बुनियादी सवाल पूछे लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया। अब एक करके मैं जवाब ही दूंगा, मैं आपकी तरह इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। नंबर 1 चीज, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी तो शरद पवार क्यों छोड़ के चले गए? शरद पवार ने इसी मुद्दे पर हाईलाइट करके इस्तीफा दिया था। शरद पवार ने इसी मुद्दे पर, आप याद करिए, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि सोनिया जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं होऊंगा। ये इनसे कहिए थोड़ा अपडेट करें अपनी नॉलेज। क्यों इनसे समर्थन वापस लेने की बात कह दी थी सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर? श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने। याद करिए और इतिहास को समझिए, राजनीति को समझिए। केवल कांग्रेसी ज्ञान लेकर के मत बैठ जाइए। सोनिया जी को जबरदस्ती जो है वो त्याग की प्रतिमूर्ति मत करार दे दीजिए। तब जानते हैं हम कि वो कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति है। और अरे है वो यार त्याग की मूर्ति विकास भाई। डरिए मत सर, डरिए मत। मैंने आपके ही कार्यकर्ताओं नहीं डरना क्या है? चाहते थे, मैंने आपके कार्यकर्ताओं के नाम बताए हैं। आपके ही देश के प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैंने आपसे पहले ही कहा, नीति, नियत और नेतृत्व का ये चुनाव है। हमारी नीति बिल्कुल साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी नियत बिल्कुल साफ है कि जब हम सरकार में आए तो हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खोले, और उन जनधन खाते खोलते समय हमने ये नहीं देखा कि कौन ओबीसी है, कौन जनरल है, कौन एससी है, कौन दूसरे धर्म का है, कौन किस धर्म का है। हमने ये नहीं देखा। हमने इस देश में समावेशी सरकार चलाई। हमारा नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा नेतृत्व है ईमानदार, कर्मठ और जनता के लिए समर्पित नेतृत्व। इसी के बल पर हम 2024 के चुनाव में भी पुनः पहले से बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। यही कारण है, चाहे तमाम युवराज या युवराज की संस्कृति को बढ़ाने वाले दल आज इकट्ठे हुए हैं, एक साथ आए हैं, केवल उस एक गरीब बेटे को प्रधानमंत्री तिवारा बनने से रोकने के लिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि देश आज इस लड़ाई में उस बेटे के साथ खड़ा है जो उस गरीब की भी तकलीफ जानता है, उस माँ की भी तकलीफ जानता है, उस बहन की भी तकलीफ जानता है। वो उस बेटे के साथ पूरा देश खड़ा है, ना कि उसके साथ जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, ना कि उनके साथ जो अपने परिवार बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ठीक है विकास।